औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में गहमा गहमी है इलेक्शंस की। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और तमाम पार्टियों में घमसान का रंग पड़ा हुआ है। हर पार्टी ये चाहती है कि हम अवाम के दिल जीत लें और किसी तरीके से उनको लुभाने के लिए नए-नए नित नए वादे किए जा रहे हैं, नित नई उनको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और इलेक्शन तो होता ही ख्वाब दिखाना है। तो कोई ख्वाब की ताबीर मिलती है या नहीं मिलती, ये बाद की बात है, लेकिन लोग ख्वाब को वोट देते हैं क्योंकि ख्वाब देखना हर किसी को अच्छा लगता है। क्योंकि ख्वाब उनके मुस्तकबिल से जुड़े होते हैं, वो क्योंकि सियासी पार्टियाँ अच्छी तालीम का वादा करती हैं, अच्छी रोज़गार का वादा करती हैं, अच्छी सेहत की सहूलतों का वादा करती है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वादा करती है, तो हर इंसान इस बात पे बिलीव करने की कोशिश करता है। इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेजर पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अभी वो हुकूमत से फारिग भी हुई है 14 महीने हुकूमत करने के बाद, 16 महीने के बाद जब असेंबली ने मुद्दत पूरी की। और पीटीआई जो कि आज़ाद ग्रुप के नाम से इलेक्शन लड़ रही है क्योंकि उनको इलेक्शन सिंबल नहीं मिला, लेकिन उनकी एक शनाख्त बाकी है। तो इस वक्त अगर हम सियासी सूरत हाल का जायजा लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसने कि अपना मंशूर पेश किया है और अवामी मंशूर जिसको वो कह रहे हैं वो पेश किया है। मुस्लिम लीग नून अभी तक नाकाम हो गई है, जिसके बारे में कि सर्वेज भी कहते हैं और जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि वो मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात है 8 फरवरी के बाद, उसने अभी तक अपना मंशूर नहीं पेश किया। बल्कि ना सिर्फ मंशूर नहीं पेश किया, उनके जो लीडरान हैं वो खुलेआम ये कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है मंशूर पेश करने की, हम तो जब मंशूर जब आएगा तो उसी वक़्त हम जब हुकूमत मिलेगी फिर हम देख लेंगे। और उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून का ब्रेन कहलाते हैं, जो कि मुआशी मनसूबाबंदी के जो कर्ता-धर्ता हैं, यानी कि इसहाक डार साहब, वो मुसद्दक मलिक साहब और एहसन इकबाल साहब, वो भी सीन से गायब हैं। एहसन इकबाल साहब तो अपने हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी थोड़ा समझ में आती हैं, लेकिन ये लोग तो टेक्नोक्रेट हैं। वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे अवाम को किसी सेमिनार में, किसी मुबासे में, कभी टीवी प्रोग्राम में कि हमारा प्लान क्या है, हमारे मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं। इसी तरह पीटीआई ने भी उन्होंने कहा है कि सिंपल उन्होंने कह दीजिए इमरान खान इज अवर ब्रांड। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने एक मंसूबा पेश किया है। आज हम शराफत राना साहब से डिस्कस करेंगे, इनको हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है कि वो बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो वाकई अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, या वो कैसे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल कर सकता है, या वाकई उसमें कोई सब्सटेंस है, या सिर्फ वो भी एक अल्फाजी है और खोखले दावे हैं या खोखले नारे हैं अवाम को लुभाने के लिए, या उसके पीछे कोई ग्राउंड वर्क है। तो राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे साथ। आपका बड़ी मेहरबानी, आपके सुनते रहते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे आपकी तहरीरें माशाल्लाह काफी मशहूर होती हैं। तो राना साहब, मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी ने, पहले तो ये बताइए कि बाकी दो पार्टियों ने जो मेजर स्टेक होल्डर हैं उन्होंने अपने तक अभी तक मंशूर दिया क्यों नहीं, उसकी क्या वजह है? जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने यहाँ पर मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं, और इसी तरह नाजरीन को सलाम पेश करता हूं कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। बुनियादी तस्वर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है जिसे बाकायदा हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि अवाम ने, लोगों ने खुद से जमा होकर फैसला किया कि मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, राइज करने के लिए एक सियासी जमात बनाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है जिसे किसी सरकारी मुलाजम ने, जनरल ने, जज ने, किसी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी ने बैठकर डिजाइन करके फेंक दिया हो। इसमें फर्क आप ये देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस रोज वजीर आला पंजाब बनते हैं, या उनकी पहली असाइनमेंट वजीर खजाना पंजाब थी, उससे पहले उनकी जेब में एक दरखास्त थी कि मुझे छोटा थानेदार लगा दिया जाए, और दूसरी दरखास्त थी कि मुझे पंजाब का चीफ गेम वार्डन लगा दिया जाए। तो जो लोग पैदा होने के बाद जवान होने तक, बाशऊर बाफहम होने तक सियासत में आना ही नहीं चाहते थे, इसी तरह इमरान खान की सूरत हाल है कि जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता तो लोगों ने पूछा आप सियासत में आओगे, तो उन्होंने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने सियासत को गालियां दी, सियासतदानों को गालियां दी। सियासत फितरी तौर पे आपके अंदर मौजूद होती है, जमहूरी इक़्तिदार आपके दिमाग के अंदर आपकी तालीम से, आपकी सियासी वाबस्तगी से पैदा होती है। तो जब बाकी लोग तो सियासी अरेंजमेंट का हिस्सा है ही नहीं, उन्हें इस बात का, वो समझते हैं कि जब वो वजीर आजम बन जाएंगे तो वो बड़े बड़े ओहदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने के ताकतवर हो जाएंगे, और उस ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर को वो अपनी जाती गेन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना है उसमें कि दोनों
पार्टियां हमारी जो मुखालिफ हैं, उनकी सियासत का फहम ये नहीं है कि सियासत एक अवाम के साथ हमारा रिलेशनशिप है, हमारा अवाम के साथ मुआहिदा है कि हम समाज को बदल देंगे। शहीद भुट्टो ने पहली हुकूमत में आती 3 साल के अंदर अंदर समाज को बदल दिया था कि पहले पाकिस्तान में 1000 खानदान ज्यादा से ज्यादा ऐसे थे जो चारपाई या कुर्सी पर बैठने का इस्तेहकाक रखते थे। उनके सामने अवाम जूता पहनकर नहीं जा सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। तो भुट्टो शहीद ने जो सबसे बड़ा समाजी एक इनकलाब बर्पा किया पीपल्स पार्टी ने, कि सब लोगों को एक वोट एक बराबर कर दिया। और उस दिन के बाद से आज तक ये बड़े लोग माफ नहीं करते कि भुट्टो ने हमें पराडो में बैठ के हमें एक बेवसीला आदमी के दरवाजे पे वोट मांगने के लिए उसी कदर मिन्नत करना पड़ती है जिस कदर एक बड़े ताकतवर आदमी से मिन्नत करना पड़ती है। तो ये पर्सपेक्टिव को हम देखें, पीपल्स पार्टी का पहला इलेक्शन 70 वाला, उसमें भी हमने बाकायदा अपना मंशूर पेश किया था कि हम जो बेजमीन मालिक हैं हजारों साल से, जिनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, हम दर्ज करवाएंगे। और भुट्टो साहब ने 4 साल के अंदर 25 लाख खानदानों को जायदाद का मालिक बनाया। इसी तरह 25 लाख से ज्यादा तैयारशुदा मकान या अपार्टमेंट्स दिए। इसी तरह भुट्टो साहब ने प्लाट दिए। इसी तरह तालीमी इदारों का पूरा निजाम कायम किया। आगे आते हैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पहला दौर जब था तो बिजली और गैस हर घर में पहुंचाने का वादा किया था कि हर घर रोशन होगा। उस वक्त टेलीफोन का कनेक्शन जो है वो साल में एक एमएनए को 15 कनेक्शन मिलते थे। तो बेनजीर भुट्टो ने पहली दफा डिजिटल इनकलाब बर्पा किया। इंफो टेक्नोलॉजी का डिजिटल एक्सचेंज पाकिस्तान में उस वक्त आई जब सिर्फ और सिर्फ दुनिया के 4 या 5 मुमालिक में डिजिटल एक्सचेंज मौजूद थी। चीन और इंडिया में उस वक्त डिजिटल एक्सचेंज नहीं थी। इसी तरह बिजली और गैस को हर घर का इस्तेहकाक बनाया। फिर आगे चलते हैं तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने रोजगार के लिए, आपको याद होगा, यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सोसाइटी बनाई। आपको याद होगा यूथ अप्रेंटिसशिप स्कीम मुतारिफ करवाई। और ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं ये नई चीजें नहीं है, ये हमारी लीगेसी है। जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो हम ये सब कुछ देते हैं। अब इशू क्या होता है, जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है मुल्क में लोड शेडिंग होती है। आज लोड शेडिंग नहीं है तो आज बिजली इस कदर महंगी हो गई है कि लोगों की कुल आमदनी का 75% उनकी एनर्जी पे खर्च हो रहा है। तो आज हमने ये फैसला किया है कि हम 300 यूनिट के बराबर बिजली पैदा करने की सलाहियत हर घर को मुफ्त देंगे। और ये काम भी नया नहीं है, सिंध गवर्नमेंट 15 साल से ये काम कर रही है। दूर दराज देहात में जहां पर खंबे लगाना या बिजली पहुंचाना मुमकिन नहीं था, वहां पर हमने सोलर प्लेट्स मुफ्त दी हैं, रियासत की तरफ से दी हैं। और ये कोई महंगा मंसूबा नहीं है। जिस लेवल पर इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है, जिस लेवल पर गैस की प्राइस है, अगर हम उसको इंपोर्ट को कट नहीं करेंगे, और सूरज तो सारा साल हमें मिलता है, विंड एनर्जी हमें सारा साल दस्तयाब है, उसके लिए पीपल्स पार्टी का फोकस है कि हम एनर्जी को अल्टरनेट और ऐसी चीजों पर ले जाएं जहां पर जाकर कौमी वसाइल उस पर जाया ना हो। इसी तरह नौकरी के बारे में है कि जब हम अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं तो फिर यूथ कार्ड की बात कर दी है। जो भी तालिब इल्म ग्रेजुएट होगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसे 1 साल के लिए बातनख्वाह अप्रेंटिसशिप ऑफर करेगी। उस 1 साल के अंदर हम उसके लिए दूसरे कैरियर अपॉर्चुनिटीज उसके लिए तलाश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा 20 ममालिक के दौरे किए और 1.5 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों से स्कॉलरशिप ग्रैब की है, लेकर आए हैं अपने तालिब इल्मों के लिए कि हमारा पाकिस्तान का तालीमी निजाम चूंकि बार बार हमारी मुखालिफ हुकूमतों ने बर्बाद कर दिया है, हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में जॉब लेने के लायक क्वालिटी के लोग नहीं है। अब हम हमारी पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी कि 1 लाख नहीं, हम कई लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों तक रसाई दें, एक्सेस दें। वो लोग वहां से पढ़कर आए, पाकिस्तान के लिए एसेट बने और पूरी दुनिया में की मार्केट में से अपना ड्यू शेयर हासिल करें। तो ये हमारी पार्टी हर बार इसी तरह मंशूर के तहत काम करती है और हर दौरे हुकूमत में 90% से भी ज्यादा टारगेट्स हासिल करने में कामयाब होती है। जी राणा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताया। आपको याद है कि जब 71 में भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो उनका नारा था नेशनलाइजेशन का। नेशनलाइजेशन के जरिए उन्होंने एक मुआशी और जो समाजी इनकलाब बर्पा किया। उस पर मेरी अभी पिछले दिनों सलीम गुरदासपुरी से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी इस पर्सपेक्टिव पे बात की। अभी नेशनलाइजेशन का जमाना नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। उसके बारे में आप कुछ बताइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे रिलेट करता है इकोनॉमिक जो अभी इस वक्त जो कैपिटलिज्म है उसको कैसे ये, क्योंकि अमेरिका और उसकी अगर वेस्ट की बात करें तो वहां पे प्योर कैपिटलिज्म है, लेकिन कैपिटलिज्म भी विद सोशल गारंटी के साथ है। पाकिस्तान का कैपिटलिज्म ऐसा है कि आपने मादर पिदर आजाद छोड़ दिया सरमायादार को, उस पर कोई कयूद लागू नहीं की।
तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये क्या है, इस पे बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। ये बहुत खूबसूरत बात की है आपने। देखें, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म दोनों रूट्स हैं अवाम की बहबूद के। सोशलिज्म में गारंटी ज्यादा होती हैं। 70s में सोशलिज्म मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत थी, हमने नेशनलाइजेशन की, और नेशनलाइजेशन को अगर कोई कहे कि ये नाकाम तजर्बा था तो वो महज झूठ बोल रहा है, परसेप्शन बना रहा है। भुट्टो साहब का सोशलिज्म 100% कामयाब मंसूबा था। अनफॉर्चुनेट ये थी कि बाद में आने वाले उससे खौफजदा थे। जनरल जिया ने हमारी जो मुनाफा बख्श कौमी मलकियत में लिए गए इदारे थे उनको 11 साल के अंदर ग्रेजुअली बर्बाद किया था। बसूरत दिगर आज भी हमारे बहुत से फाइनेंशियल इदारे जो कौमी मलकियत में लिए गए थे वो मुनाफा बख्श है। 2013 में जब हमारी हुकूमत खत्म हुई थी तो पाकिस्तान रेलवे और PIA स्टील मिल अपने खसारे के बावजूद कौमी मलकियती तमाम इदारे कुल मिलाकर 52 अरब रुपए पाकिस्तानी मुनाफा बख्श थे, मुनाफा कमा रहे थे। वो तो फिर इसहाक डार साहब ने आके इन्हें 1600 अरब रुपए खसारा में पहुंचाया। असद उमर इन्हें तकरीबन 3000 अरब रुपए खसारे में ले गए। तो जब सरमायादाराना निजाम के अलमबरदार मुल्क के इक्तदार पर नाजायज काबिज हो जाते हैं तो वो जानबूझकर कौमी फख्र की अलामतों को बर्बाद करते हैं, कौमी सलामती के इदारों को बर्बाद करते हैं। तो आज मैं बात करता हूं कि बेशक दुनिया स्टेप फॉरवर्ड करती है, आगे चलती है और इंफॉर्मेशन के नए जराए आते हैं, नए तजर्बात आते हैं। आज पूरी दुनिया में नेशनलाइजेशन यानी प्राइवेट इदारों को कौमी मलकियत में लेने का ट्रेंड कम होता जा रहा है और स्टेट रन जो इदारे हैं उनको बनाकर उनकी मैनेजमेंट को प्राइवेट हाथों में ट्रांसफर करने का तजर्बा चल रहा है। CPEC का पूरा प्रोजेक्ट हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी ने जो मुआहिदा किया था CPEC का चाइना के साथ, उसमें 1 रुपए का भी कर्ज शामिल नहीं था। चाइनीज इन्वेस्टर थे, उन्होंने आकर इन्वेस्टमेंट करनी थी, प्रोजेक्ट बनाने थे और उनकी मैनेजमेंट उनके पास रहती 20 इयर्स के लिए और अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट का शेयर देते, टैक्स देते और 20 साल के बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो एग्रीमेंट राइप हुआ, जब पैसा आना शुरू हुआ तो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वालों ने पीपल्स पार्टी को कत्लेआम करके हटाया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए जिन्होंने तारीख के भारी तरीन शरह सूद पर कर्जों में उस प्रोजेक्ट को तब्दील कर दिया और फिर वो मुकम्मल भी नहीं हो सका। तो जो भी प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम का फायदा उठाते हुए लगाए हैं, मैं मिसाल देता हूँ, थर एंग्रो कोल पावर प्रोजेक्ट का है मंसूबा। इसमें 51% शेयर्स, कंट्रोलिंग शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, लेकिन कंट्रोल हमने एंग्रो कंपनी को दिया है। इसी तरह शंघाई एक चाइना की कंपनी है, उसको कंट्रोल दिया है। चूंकि कहा जाता है कि सरकारी अफसर करप्शन ज्यादा करते हैं और निजी ओनर जब भी होगा वो करप्शन को कम करेगा या कंट्रोल करेगा। सरमायादाराना निजाम में अगर आप ये दावा करें कि करप्शन जीरो हो जाएगी, ये झूठ बोलने वाली बात है। सरमायादाराना निजाम में करप्शन ग्रीस की तरह काम करती है, आपके काम को तेज करने का एक कैटलिस्ट होती है, लेकिन उसको मिनिमाइज करना, जैसे आपने कहा कि स्टेट जो गारंटीज होती हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो गारंटीज हैं, वो अश्योर करना जरूरी होता है। तो पाकिस्तान में चूंकि उस लेवल पर हम अभी लेजिस्लेशन नहीं कर सके, हमारी लॉ मेकिंग पुअर है, हम 47 से पहले के लॉज पर हम चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी जमात जब अक्सरियत हासिल करती है कौमी असेंबली में, तो वो लॉ मेकिंग को या चीजों को रेगुलराइज करने को, जैसे हमने इदारे बनाए नेपरा वगैरह, उनके कंट्रोल को बढ़ाने की काम नहीं करती, बल्कि उन इदारों को करप्ट करते हैं और कमजोर करते हैं, जिससे अवामी मफाद डैमेज होता है। अभी देखें, निगरान हुकूमत ने आज बैठकर 20 साल के लिए के इलेक्ट्रिक के साथ रिन्यूअल कर दी एग्रीमेंट की। हालांकि निगरान हुकूमत को चाहिए था कि ये 3 महीने के एक्सटेंशन देते, ताकि आने वाली मुंतखब हुकूमत या सिंध हुकूमत का राइट होता कि वो किस तरह का मुआहिदा करना चाहती है। तो बहरहाल जो भी मंसूबे, मैं हेल्थ पे आता हूँ कि गम्बट में जो अस्पताल है वो प्राइवेट यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे है और वो आने वाले वक्त में एक ऐसा मेडिकल सिटी बनने जा रहा है जहां पर हम दावा करते हैं कि यूरोप और अमेरिका में चूंकि इलाज के लिए डॉक्टर्स टाइम लंबा देते हैं कि आप 3 महीने या 6 महीने के बाद आए, तो गवर्नमेंट में हम फैसिलिटेट करेंगे कि हम दिनों के अंदर आपकी सर्जरी, जो भी वाइटल सर्जरी है वो होगी। तो हम इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म से, गवर्नमेंट मेडिकल सिटी से $20 बिलियन पाकिस्तान की आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं। तो जब भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि मैनेजमेंट उसकी प्राइवेट होने की वजह से उसका सिस्टम चलाना आसान हो जाता है और जो सरकारी ब्यूरोक्रेटिक एक रवैया होता है वो उसमें मौजूद नहीं होता। तो सिंध गवर्नमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सक्सेस रेशो सिंध गवर्नमेंट की है। अच्छा, राणा साहब, एक और बात मुझे बताइए कि मैं कनाडा में के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ
کہ यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक पार्टी के दो विंग होते हैं। दो से मुराद ये है कि एक फेडरल विंग होता है उसका, जो कि फेडरल पॉलिसीज बनाता है, फेडरल पे ही वो बयानात देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी कश्मीर का इशू है तो वो फेडरल पार्टी देगी। उसी पार्टी का जो सूबाई विंग होगा वो स्पेशल रजिस्टर्ड भी अलग होती है, और वो उसकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट होती है, उसके लीडर्स भी डिफरेंट होते हैं, उसका बजट भी डिफरेंट, हर चीज होती है, ताकि वो सूबों को, क्योंकि हर सूबे की एक यूनिक नीड है। बलूचिस्तान में जो चीजें जरूरत है वो पंजाब की जरूरत नहीं है, जो पंजाब की जरूरत है वो उसकी केपीके की जरूरत नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी को इस बात पे नहीं करना चाहिए कि उनको अपने एक दो मंशूर पेश करने चाहिए, एक फेडरल गवर्नमेंट का मंशूर होना चाहिए और एक सूबाई जिसमें चीजें शामिल हों कि पंजाब की क्या ड्रेस करेंगे, अगर हम पंजाब में हमारी हुकूमत बनती है हम क्या करेंगे, ताकि लोग इसको जो वादे हैं वो मिक्स ना कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे सेहत का शोबा है, अगर पंजाब में हुकूमत नहीं बनती पीपल्स पार्टी की और फेडरल में बन जाती है तो हम उसको क्या ड्रेस करेंगे? लोग उसको ये नहीं कहेंगे यार देखो उन्होंने वादा किया तो कुछ नहीं दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? पीपल्स पार्टी को की मंशूर कमेटी को सोचना चाहिए इस बारे में? नहीं, आप एक आइडियल विफाक में बैठे हैं। कनाडा और अमेरिका आइडियल विफाक है, फेडरेशन है, वहां पर ये मामला तो 1940 में तय कर लिए गए थे। हमारे यहाँ तो अभी फेडरेशन मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना कोई। हमारे यहाँ फेडरेशन की तरफ पहला कदम 18th अमेंडमेंट है। इससे पहले आपके सूबों का बजट ही नहीं होता था। आपने 99 में फैसला किया कि टोल टैक्स जो है ना, जो टाउन कमेटी का टैक्स है, जो जिला कौंसिल का टैक्स है, वो भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान लेगी। ये एक ऐसा बड़ा जुल्म था जिससे ऐसा रिवर्स गियर लगा के पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। 18th अमेंडमेंट पहली कामयाबी है कि हमने इस बात को मनवाया कि हम एक से ज्यादा यूनिट्स पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है और हर यूनिट की जरूरत, हर यूनिट की तरजीहात और मसाइल अलग अलग हैं। पहली बार बजट तकसीम होना शुरू हुआ। अब 2008 से लेके 2010 में 18th अमेंडमेंट आती है। 2013 तक 2 साल हमने एनएफसी अवार्ड भी दिया और सूबों को उनका ड्यू शेयर भी दिया और उनके हिस्से से ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। 2014 में आके हमने 18th अमेंडमेंट को सेट असाइड कर दिया प्रैक्टिकली। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 18th अमेंडमेंट को फ्रीजर में रख दिया। आप तसव्वुर करें कि 2014 के बाद मल्टी बिलियन डॉलर की 2 हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन थर से पंजाब को कनेक्ट करने के लिए लगाई गई। अब तय तो ये हो गया कि बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील और बिल वसूल करना ये सूबाई इशू है। अब जब ये तय हो गया तो फिर आप जम्पर से या मटियारी से फैसलाबाद को बिजली बगैर सूबे की इजाजत कैसे दे सकते हो? लेकिन जो कि वापडा का महकमा मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी सेंट्रलाइज्ड हैं, तो आपने अगले 10 साल हो गए, 2010 से 13 साल हो गए हैं, 13 साल में आपने सूबों को बिजली जो पैदा कर रहे हैं वो आप जबरदस्ती छीन रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद क्या होता है, अभी वो आइडियल सूरत हाल नहीं आई। ये मैं तस्लीम करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं कि सूबाई तंजीमें बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार हों। पीपल्स पार्टी की हद तक मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर कोई ऐसा जुनून मौजूद नहीं है कि वजीर आजम पाकिस्तान का बेटा, भाई या उसके खानदान का कोई आदमी वजीर आला बनेगा। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर आजाद, खुद मुख्तार होती है। पीपल्स पार्टी की फेडरल लीडरशिप, ये नहीं कह रहा कि जो मंशूर की बात कर रहा हूँ कि जो मंशूर जो है हमें उसका अलग अलग करना चाहिए ताकि हर नीड उसकी हो जाए। बिल्कुल, मंशूर अलग होना चाहिए था, लेकिन अभी मंशूर हम अलग नहीं पेश कर सके। लेकिन इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट या एक तज्जिया करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं। 2008 से 2013 तक फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। पंजाब में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में कभी आप गूगल कीजिएगा, इस कदर भारी इन्वेस्टमेंट भुट्टो दौर के बाद 2008 से 2013 में हुई। हालांकि पंजाब में तो गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज की थी जो हमें छोड़ गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट ने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझा और पंजाब में उस वक्त 5 सालों के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई 2013 से लेके आज तक 10 सालों में उसका एक क्वार्टर भी इन्वेस्टमेंट रुपए की फिगर में नहीं हो सकी। तो पीपल्स पार्टी तो कोशिश करती है कि तमाम यूनिट्स पे खर्च किया जाए। 2008 से 13 तक हमने पख्तूनख्वा में 11 नई यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बनाई, वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसी तरह से इनमें किया। तो मैं फिर आपकी बात से एग्री करता हूं कि आने वाले वक्त में हम तवक्को करते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम जो 17 वजारतें डिवॉल्व करेंगे, उसके बाद सूबे, पाकिस्तान का सूबा और कनाडा का सूबा एक बराबर इख्तियारात के मालिक हो जाएंगे, अमेरिकी स्टेट के बराबर इख्तियारात के मालिक हो जाएंगे। और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए कि सियासी जमातों के अपने अपने जो प्रोविंशियल लेवल के विंग्स हैं वो अपने अलग बेशक रजिस्टर हों अपने सूबे के अंदर और वो अपना मंशूर पेश करें और एक सेहतमंद मुकाबले की फजा पैदा हो। जैसे अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आकर
पंजाब की सियासी जमातों का नैरेटिव आप समझे बुचर कर दिया, कत्ल कर दिया। कल तक ये लोग कहते थे कि पंजाब रोशन है, अजीम है, इसलिए कि यहाँ बिजली ज्यादा पैदा होती है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन है, यहाँ पर मेट्रो है, यहाँ पर मोटरवेज हैं और यहाँ पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं। ये पंजाब की नैरेटिव था सियासत का। हमने बताया, बिलावल भुट्टो ने आके पंजाब को बताया कि नहीं, तालीम और सेहत पहला इशू है, रोजगार तीसरा इशू है, चौथा इशू आपके जो रिहाइश है, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब हमारे मुखालफीन जिन्होंने अभी तक मंशूर नहीं बनाया, जिन्होंने अभी कमेटियां कायम की हैं कि मंशूर बनाए, वो उनकी मंशूर कमेटी कहती है कि बिलावल भुट्टो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, और उनकी लीडरशिप जलसों में जाकर बिलावल भुट्टो के पॉइंट्स को कॉपी करने पे मजबूर हो गई है। तो अवामी जरूरत, अवामी फलाह, अवाम के तरजीहात जो है वो सियासत में पहली पोजीशन हासिल कर रही है। हमें इस बात पे खुशी है कि हमने इलेक्शन कैंपेन को इशू ओरिएंटेड बना दिया है। इससे पहले ये होता था मैं तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं ये करूंगा। नहीं, हम ये कहते हैं कि सियासत का एक ही मकसद है कि अवाम की फलाह किस तरह ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। राना साहब, एक इमरान खान ने मंशूर पेश किया था जब इलेक्शन में आने से पहले, वादा किया था 50 लाख घरों का। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 30 लाख घरों का कर दिया, 20 लाख कम कर दिए हैं। वही जैसे बिलावल साहब ने कहा हम 300 यूनिट करेंगे, मरीम ने कहा हम 200 यूनिट दे देंगे फ्री। तो वो लोगों पे बड़ी सस्पेक्टेड हैं लोग कि यार पहले जैसे इमरान खान ने किया था 50 लाख घर बनाए थे, बिलावल साहब ऐसे ही 30 लाख घर बना देंगे। तो इसमें क्या समझते हैं कि क्या रियलिटी है, क्या पॉसिबल है बनाना, और इसका कुछ ऐसा कोई हमें बताएं कि ताकि लोगों को यकीन आए कि यार वाकई हो सकते हैं, ये अचीवेबल टारगेट है ये। सर अभी हम बात कर रहे थे दो पॉइंट्स ऑफ, दो व्यूज एंड टुवर्ड्स लाइफ, सोशलिज्म है और कैपिटलिज्म है जी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान और नवाज शरीफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका घर बनाने का क्या तरीका था, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम क्या थी और आशियाना हाउसिंग स्कीम क्या थी। नया पाकिस्तान और आशियाना में हाउसिंग स्कीम ये थी कि इनके टैक्स माफ कर दें, बिल्डर्स के बड़े बड़े टाइकून्स के टैक्स माफ कर दें, गवर्नमेंट उनसे कोई टैक्स ना ले, उन्हें लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। और वो जो एक कमरे का अपार्टमेंट बनाकर देंगे वो 35 लाख रुपए का मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि उस दावे को फर्ज करें इमरान खान के मुताबिक 1 करोड़ बन भी जाते तो हमारे पास खरीदने की कैपेसिटी तो अगले 50 साल में नहीं आनी। खुदा ना खास्ता वो बन जाते तो हम मजीद कोलैप्स होते। इसी तरह आशियाना हाउसिंग में आज तक वो बने पड़े हैं, बिक नहीं सके, लोग उनका पोजेशन नहीं ले पाए। हम कम्युनिस्ट, हम सोशलिज्म की बात करते हैं, हम गरीब आदमी की बात करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा आसान है और हम 9 लाख घर सैलाब ज़दगान के और इससे कबल 3 लाख मकान पहले से बनाकर दे चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट दे चुकी है और वो ग्राउंड पर हम दिखा सकते हैं। हमारा थीम आप सुन लें कि जिन लोगों के पास रिहाइश नहीं है हम उन्हें लैंड देंगे और उनके घर की खातून के नाम 5 मरले या 3 मरले जगह ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। ये बेसिक है। औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है हमने, औरत की एम्पावरमेंट के लिए करना है ताकि अगर कोई नशेई खामद है तो वो बेचकर भाग ना जाए। उनके बच्चों की सिक्योरिटी देनी है हमने। जब औरत के नाम दे दिया उसके बाद हमने 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर एनजीओ सेक्टर के जरिए, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, हम सिर्फ पैसा दे रहे हैं। 3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए की 3 एक साथ में देंगे, उनसे वो मटेरियल खरीदेंगे, लेबर वो घर वाला खुद प्रोवाइड करेगा। टोटल कॉस्ट एक मकान की, 2 कमरों पे मुश्तमिल मकान की 3 लाख रुपए और हम बनाकर डिलीवर कर चुके हैं। मैंने कहा 9 लाख रुपए वर्ल्ड बैंक। तो ये आप कह रहे हैं कि एक मॉडल मतलब मौजूद है दिखाने के लिए, आप कह सकते हैं जी हमारे पास मौजूद है कि ये देखें। हमने इसी तरह के घरों का वादा किया। हम बिल्कुल किसी बिल्डर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम किसी लुटेरे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम किसी इन्वेस्टर को मरात नहीं दे रहे। हमने 6000 अरब रुपए के टैक्स माफ नहीं किए। हम तो स्टेट ऑपरेटर्स के पास जो कुछ दस्तयाब है उसमें लोगों को छत दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, आसरा दे रहे हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए लाइफ दे रहे हैं। राना साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा, आप मुख्तसर सा जवाब दें मुझे जल्दी से कि आप माशाल्लाह ग्राउंड में बैठे हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा इनकलाबी मुआशी और जो है ना अवामी फलाह का जो मंशूर पेश किया है, तो अवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या हमारा पैगाम, जैसे भुट्टो साहब ने सिर्फ 3 लफ्ज बोले थे, रोटी कपड़ा और मकान। उस जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना टीवी था, ना यूट्यूब चैनल था, ना ट्विटर था, लेकिन वो कैसे पहुंच गया अवाम तक। अब ये कैसे पहुंच रहा है इस सारे जदीद मवासलाती दौर में, विदिन 1 मिनट में जो है ना वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, कोई भी चीज हो, अच्छी हो या बुरी हो। तो आप बताइए कि ग्राउंड में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अवाम का। सर जो भुट्टो साहब को रिस्पॉन्स आया तो वही बिलावल भुट्टो जरदारी को रिस्पॉन्स आया।
बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त लोग ट्रू स्पिरिट में भुट्टो सेकंड समझ रहे हैं, और मैं कहता हूं कि बिला शुबा हर कौमी असम्बली के हल्के में, बेशक वहां पर हमारा कैंडिडेट कमजोर है, 5वें नंबर का है, 6ठे नंबर का है, उस हल्के में भी हमारा 10 से 12,000 वोट इजाफा हुआ है और पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। जिस रोज बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर नहीं आया था, उस रोज हम तवक्को कर रहे थे कि हम 60-65 सीटें जीत जाएं पाकिस्तान में तो हम स्टेबल होंगे। आज मैं दावा करता हूं कि इस मंशूर की ताकत से हम 100+ पे जा रहे हैं और आने वाले 11-20 दिनों में हम मजीद बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। हमारी कौम पिछले 75 साल से सफ़र कर रही है और ये जो शिकंजा है सरमाएदारी का वो टूटे और अवाम की तरफ आए। और अवाम को भी मैं तमाम दोस्तों से और तमाम अपनी पाकिस्तानी अवाम से ये अपील करूंगा कि अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें। देखें आपके फायदे में क्या है। आप बरादरी के नाम पे वोट ना दें, आप अपनी फिरका बंदी के नाम पे वोट ना दें। जो आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके अंदर से जो शख्स हो, जो आपकी बात करे, आप उसको वोट दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू राना साहब। थैंक यू सर।